बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया। तो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करेंगे साइक्लोट्रॉन को। साइक्लोट्रॉन जो है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से भी। ठीक है, इस पे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी आपके आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं और थ्योरेटिकल लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और फिजिक्स में भी इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है। तो आपको पता है कि फिजिक्स में हमें बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे कैरी करने पड़ते हैं जिनमें कि हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करनी होती है। जैसे कि मान लो कि कोई भी आप न्यूक्लियर रिएक्शन ही कैरी आउट करते हो, तो होता क्या है कि आपका जो भी सब्सटेंस होता है उसके ऊपर आपको हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करनी पड़ती है। अब किसी को भी हाईली एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए उसकी वेलोसिटी को हाई करना पड़ेगा, और हाई स्पीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो चीजों को एक्सेलरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक्सेलरेटर। क्या चाहिए होता है? एक्सेलरेटर। जैसे कि आपको पता ही है, कोई भी चीज एक्सेलरेट करते हो आप, जो है बाइक वगैरह चलाते हो उसमें भी एक्सेलरेट करते हो, रेस देते हो, तभी तो स्पीड बढ़ती है। अब चार्ज पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, तो उनको आप सिंपली वैसे नहीं, तो इनको भी एक्सेलरेट करने वाले कुछ स्पेसिफिक डिवाइस होते हैं जिनको हम एक्सेलरेटर बोलते हैं, और ये कई तरीके के होते हैं। उन्हीं में से एक एक्सेलरेटर है आपका साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या करता है बच्चे? आपको हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करके प्रोवाइड करता है। और जनरली जो है साइक्लोट्रॉन को जो यूज किया जाता है बच्चों, आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए, जिनका मास जो है ना ही बहुत ज्यादा कम होता है और ना ही बहुत ज्यादा हैवी होता है। ठीक है, जैसे कि प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, अल्फा पार्टिकल हो गए, इस तरीके के पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए आपका जो है साइक्लोट्रॉन यूज किया जाता है। तो बच्चों, डेफिनेशन सब क्या लिखोगे? सबसे पहले जब भी आप साइक्लोट्रॉन स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आप साइक्लोट्रॉन की डेफिनेशन लिखते हो। तो आप लिख सकते हो, इट इज एन accelerator which is used to accelerate the charge particle like proton, neutron, alpha particle, etc. to carry out the various experiment in physics and nuclear reactions, etc. ओके बच्चे, तो ये होगी साइक्लोट्रॉन की डेफिनेशन। अब देखो, कोई भी जो हमारा डिवाइस होता है उसको वर्क करने के लिए उसका जो वर्किंग होता है किसी न किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। Subscribe our channel and press the bell icon to get the notification of our latest videos. तो साइक्लोट्रॉन भी जो बनाया गया, तो पहले इसका कोई ना कोई प्रिंसिपल रहा होगा, कोई लॉजिक लिया गया होगा, जिस लॉजिक को यूज करके जो है इस डिवाइस को चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए बनाया गया होगा। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? तो इसका प्रिंसिपल बच्चों कुछ इस तरीके से है कि आप इसको पहले इस तरीके से समझो कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड में आपने कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करवा दिया। क्या करवा दिया? परपेंडिकुलर एंटर करवा दिया विद सम वेलोसिटी v। तो क्या होगा कि इसका पाथ जो है सर्कुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका पाथ बच्चों? सर्कुलर हो जाएगा। अब पाथ सर्कुलर हो जाएगा तो ये इसमें रोटेट करने लग जाएगा, तो इसका टाइम पीरियड भी होगा। तो इसका जो टाइम पीरियड जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि टाइम पीरियड जो है ना तो इसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ना ही रेडियस पे। मीन्स अगर हम किसी तरीके से एक्सेलरेट करके इसकी वेलोसिटी को बढ़ा दे तो रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, या रेडियस को इंक्रीज कर दे तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम करते क्या है साइक्लोट्रॉन के अंदर कि जो चार्ज पार्टिकल को जब हम परपेंडिकुलर एंटर कराते हैं तो उसके बाद जो है हम अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करते हैं, जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है चार्ज पार्टिकल को, और उसकी हेल्प से
हम इस चार्ज पार्टिकल के अंदर एनर्जी ट्रांसफर करते हैं वो किस तरीके से करेंगे, हम इस साइक्लोट्रॉन में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि साइक्लोट्रॉन के प्रिंसिपल के अंदर हम जो है चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। और साथ में आप चाहो तो उसके साथ साथ ये भी मेंशन कर सकते हो एक्स्ट्रा में, एंड व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड इट्स पाथ बिकम सर्कुलर, ओके, एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है बच्चों, तो प्रिंसिपल को प्रॉपर तरीके से नोट कैसे करोगे। द वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ चार्ज पार्टिकल passes or a charge particle can be provided to high energy or accelerated to the high energy by passing it repeatedly from the moderate electric field and strong with the help of the strong magnetic field। और इसके साथ साथ आप एक चीज और इसमें मेंशन कर लो, एंड whenever a charge particle enters in magnetic field perpendicularly, जैसा कभी बताया था आपको, perpendicularly its path become circular and the time period of the revolution of the charge particle is independent from the velocity of the charge particle and radius of the circular path। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में होता क्या बच्चों, आपके पास इसके अंदर आपके पास दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। जनरली आपके देखो एक चीज मैं बता दूं, मैग्नेट में कभी भी एक सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपका कोई भी एक मैग्नेट है तो उसमें नॉर्थ भी होगा और साउथ भी होगा ही होगा। बट यहाँ पर मैंने नॉर्थ पोल दिखा रखा है सिर्फ, ये ऊपर जो है दूसरी तरफ इस मैग्नेट का साउथ पोल है, और नीचे जो है हमने साउथ दिखा रखा है, तो इस मैग्नेट का जो है दूसरी तरफ आप नॉर्थ पोल मान सकते हो। तो जनरली इसमें हमारे पास जो दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स होते हैं, उस पर दो होलो मेटेलिक डीज होते हैं। होलो मेटेलिक डीज का मतलब क्या है कि मेटल के बॉक्स होते हैं डी शेप में, जो अंदर से इवैक्यूएटेड होते हैं, यानी अंदर कुछ नहीं होता, अंदर से खाली होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एक सर्कल बन गया, उसके बीच में कट कर दो डी, तो डी शेप के हमारे पास दो बॉक्स होते हैं। ठीक है, जो कि अंदर से क्या होते हैं, खाली होते हैं, तो इसलिए उनको बोलते हैं होलो मेटेलिक डीज, DEES डीज। ओके, उसके बाद क्या होता है कि इन दोनों डीज को जो है, जैसे कि ये देखो इस तरीके से हो गया बच्चों आपका नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, तो यहाँ पे इस तरीके से प्लेन में जो है आपके दोनों डीज एक दूसरे के आमने सामने ऐसे रखे हुए हैं। ठीक, और आपके जो दोनों के दोनों जो डीज है आपस में कनेक्टेड होते हैं ऑसिलेटर से। किससे कनेक्टेड होते हैं बच्चे, ऑसिलेटर से। ऑसिलेटर का काम क्या होता है ऑसिलेटर का जो बच्चे काम होता है कि टाइम टू टाइम जो ये जो डीज है इनकी पोलैरिटी को चेंज करना होता है। पोलैरिटी मीन्स आपका एक गिवन फ्रीक्वेंसी के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑसिलेट करेगा, मीन्स एक गिवन टाइम के लिए आपका D1 नेगेटिव पोलैरिटी होगा तो D2 पॉजिटिव पोलैरिटी, और उस गिवन फ्रीक्वेंसी यानी टाइम पीरियड के बाद D2 की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, D1 की पॉजिटिव। तो ये एक गिवन टाइम पीरियड में इनकी पोलैरिटी को चेंज करता रहता है। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल मैंने बताया तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद ये मैंने आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दिखा रखा है नॉर्थ से साउथ, बाकी फील्ड लाइन तो हर जगह है, ये नहीं कि एक ही लाइन है, हर पॉइंट पे आपकी फील्ड लाइन है। ठीक है, तो ये हमने एक पॉइंट ले रखा है बस। और ये डीज आपके बिल्कुल जैसे ऊपर आपका नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और नीचे आपके दो इस तरीके से होलो मेटेलिक डीज आमने सामने रखे हुए, बीच में इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, और ये डीज एक दूसरे के बिल्कुल इनके जो ये क्रॉस सेक्शन और थिकनेस जो है वो पैरेलल एक दूसरे के, और बीच में आपका जो है आयन सोर्स या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का सोर्स रखा हुआ है, जहां से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जनरेट होगा और जिसको हमें क्या करना है, एक्सेलरेट करना है।
उसके बाद ये जो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो दोनों के दोनों जो डीज होते हैं ये आपके स्टील बॉक्स में वेल इंसुलेटेड रखे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके इन डीज में जो है सुटेबल प्लेस पर होल बनाया जाता है, जब मैं अभी आपको वर्किंग बताऊंगा तो वहां पे, जिससे कि आपका एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की बीम प्रोड्यूस होती है, ठीक है बच्चे। तो आप कंस्ट्रक्शन कैसे लिखोगे, तो प्रॉपर तरीके से लिखवा देता हूं मैं, समझ में तो आ गया होगा कंस्ट्रक्शन के इसमें क्या क्या है। तो इस पॉइंट का नाम पी रख देता हूं मैं यहाँ पे। तो होगा क्या बच्चों, लिखो, इट कंसिस्ट टू होलो मेटेलिक डीज D1 एंड D2 एंड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स, टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, फुल स्टॉप। उसके बाद द टू होलो मेटेलिक डीज D1 एंड D2 प्लेस्ड इन बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स हॉरिजेंटली, full stop. The D's D1 and D2 connected to each other with the help of an oscillator which changes the polarity of the D's after a suitable time. Full stop. At the center and between the gap of the two D's, the source of the positive ions or charged particle placed at point P as shown in figure. Full stop. तो ये बच्चा क्या हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करेंगे साइक्लोट्रॉन के वर्किंग की, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन की वर्किंग में बच्चों शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया शुरू में कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में आपका चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो क्या होगा, उसका पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। कैसा पाथ हो जाएगा बच्चों, सर्कुलर। अब देखो, नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है और डीज आपकी इस तरीके से रखे, तो चार्ज पार्टिकल देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आएगी, तो चार्ज पार्टिकल इधर जाए इधर जाए इधर जाए इधर जाए, कहीं भी प्लेन में कहीं पर भी जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो वर्किंग में हम मान लेते हैं कि शुरू में जो हमारा D1 है, D1 की जो पोलैरिटी है बच्चों वो नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव, यानी D1 पे कौन सी पोलैरिटी है, नेगेटिव। और D2 पे जो पोलैरिटी है बच्चों वो पॉजिटिव है। तो आपने जैसे ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस किया तो क्या करेगा, D1 क्योंकि नेगेटिव पोलैरिटी है तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक। तो ये मान लेते हैं कि ये इस तरफ ऐसे मूव किया, ओके, ये इस तरीके से मूव किया, डन। तो जब ये ऐसे मूव करेगा तो आपको पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुआ। अभी यहां पर एंगल में मत जाना, ये 3D बना हुआ। मैंने अभी आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए चाहे इस तरफ जाएगी, प्लेन में कहीं पर भी जाएगी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ये डी ऐसे नहीं रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है, समझ में आ रही है ना बात। तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये सर्कुलर हो गया पाथ और ये ऐसे घूम के इधर आ गया गैप में, ठीक है। तो ये जैसे ही गैप में जाएगा, ये जितने टाइम बाद ट्रेवल करके गैप में जाएगा सेमी सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करके, उतनी देर में ये ऑसिलेटर क्या करेगा, अपना काम कर जाएगा। और इसका काम क्या है, पोलैरिटी को चेंज करना, ठीक है ना। तो ये उतनी देर में क्या करेगा, जैसे आपका चार्ज पार्टिकल क्यू सेमी सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करके गैप में लौटेगा, ये पोलैरिटी को चेंज कर देगा। अब D1 नेगेटिव हो गया और D2 पॉजिटिव हो गया। अब आपको पता है पहले ये कुछ वेलोसिटी से यहां पर आ रहा है, साथ में जो D2 है इसके कारण उसके ऊपर एक अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और इधर से रिपल्सिव कह सकते हो। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसके कारण से वो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, फर्दर एक्सिलरेट होगा। एक्सिलरेट होगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। और अभी जैसे मैंने बताया था कि जो टाइम पीरियड है, बाकी हम ड्राइव करके भी दिखाएंगे, टाइम पीरियड जो है बच्चों कि आपका इंडिपेंडेंट होता है रेडियस एंड वेलोसिटी।
मीन्स टाइम पीरियड तो फिक्स है, तो अब अगर स्पीड बढ़ गई तो टाइम पीरियड फिक्स रहने के कारण उसका रेडियस भी बढ़ेगा। यानी अब जो ये सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा वो जो है उसका रेडियस पिछले वाले सेमी सर्कुलर पाथ से ज्यादा होगा और उसकी स्पीड बढ़ गई एक्सेलरेटिंग फोर्स के कारण। तो क्या है कि ये इस तरीके से नेक्स्ट सेमी सर्कुलर पाथ के बाद ये गैप में वापस आ गया ऐसे। ठीक, समझ में आ गई बात बच्चों? इस बार रेडियस इंक्रीज हो गया। डन। अब हुआ क्या कि जैसे ये वापस गैप में आया, ये वापस गैप में आया, अगेन ऑसिलेटर ने क्या करा, पोलैरिटी चेंज कर दी। अब यहां में पहले हाई स्पीड थी, फर्दर एक्सेलरेटिंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा गैप में, उससे वेलोसिटी और बढ़ेगी, रेडियस और बढ़ेगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक कि जो आपके चार्ज पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ को ट्रेवल कर रहा है उसके सर्कुलर पाथ के ट्राजेक्ट्री या पाथ का जो रेडियस है इस डी के रेडियस के बराबर ना हो जाए। और जब वो बराबर हो जाएगा तो इस डी के अंदर सुटेबल पोजीशन पे कैलकुलेशन के साथ होल्स प्रोवाइडेड होते हैं, उस होल से हाईली एनर्जी, क्योंकि आपको पता है हर सेमी सर्कुलर के पाथ एक्सेलरेटिंग फोर्स के कारण, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो है उसको एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जिससे एनर्जी हाई हो रही है और उसकी स्पीड हाई हो रही है। तो इस तरीके से बच्चों ये कंटिन्यू इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, मान लेते कि यहां पर होल बना रखा है, तो ये आपका हाईली एनर्जी पार्टिकल यहां से इजेक्ट करेगा और किसको हिट करेगा बच्चों, टारगेट को। किसको हिट करेगा, टारगेट को। टारगेट समझ रहे हो, यानी जिसके ऊपर भी आपको इस चार्ज पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करानी थी। समझ में आ रही बात? जैसे कि आपको कोई न्यूक्लियर रिएक्शन ही कैरी आउट करना है तो आप कोई ना कोई मटेरियल लोगे ना बच्चों, और जब आप मटेरियल लोगे तो उसके ऊपर ही तो चार्ज पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराओगे, तो ये जाके इस तरीके से टारगेट को हिट करेगा। तो क्या हुआ कि ये कंटिन्यू जो इस तरीके से आपका ऑसिलेट होता रहा, और मैंने आपको बताया हर सेमी सर्कुलर पाथ के बाद क्या हो रहा था, उसकी वेलोसिटी बढ़ जा रही थी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सीलरेटिंग फोर्स, और वेलोसिटी बढ़ने के कारण उसका जो है रेडियस भी बढ़ रहा था, और फाइनली जब ये डी के रेडियस के बराबर हो जाता है मैक्सिमम एनर्जी के साथ जो है वो चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, हाईली चार्ज पार्टिकल एग्जैक्ट करेगा आपके जो होल्स बनाए होते हैं प्रॉपर पोजीशन पे डीज में, और जाके जो है आपके टारगेट को हिट करेगा। तो ये है बच्चों इसकी प्रॉपर वर्किंग। ठीक है बच्चों, ये क्या इसकी प्रॉपर वर्किंग। अब मैं इसको प्रॉपर लैंग्वेज में आपको वर्किंग लिखवा देता हूं। लिखो बच्चों, वर्किंग हेडिंग डाल लो। होता है ना प्रॉपर कोई भी ऐसे टॉपिक, देखो सबसे पहले क्या, साइक्लोट्रॉन क्या था, फिर प्रिंसिपल, फिर आपने डायग्राम बना लिया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बाद अब वर्किंग। तो वर्किंग बच्चों साइक्लोट्रॉन का कुछ इस तरीके से लिखोगे, इस तरीके से स्टार्ट करोगे कि लेट इनिशियली डी, इस तरीके से लिखो, D1 has negative polarity while D2 has positive polarity when a positive charge particle produced at point P. Full stop. आगे लिखोगे charge particle, positive charge particle will experience an accelerating electrostatic force towards D1. Full stop. Since the motion of the charged particle is perpendicular to the magnetic field, therefore it follow the circular path. Full stop. As it comes in gap between the two D's after completing its semicircular path, oscillator
will changes the polarity of the D's. ओके, अब इसके बाद now D2 will get the negative polarity while D1 will get the positive polarity. Full stop. Again, charged particle will experience an additional accelerating electrostatic force due to which its speed increases and hence the radius of the semicircular path also increases. Full stop. This process goes on continue till the radius of the circular path traveled by the charged particle is equal to the radius of the D's. Full stop. At the end, the charged particle will comes out from a hole made in the D's at proper place with very high energy and large velocity and will hit the target. ठीक है बच्चों, तो वर्किंग समझ में आ गया। अब हम इसके रिगार्डिंग जो है कुछ थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। तो आपको बच्चों ये तो पता ही है कि जब भी आपका एक चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, लिखोगे फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, क्या होता है बच्चे, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, जिसमें Q क्या है आपका, चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है, V, वेलोसिटी किस वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, B, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या इसको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोलते हैं। साइन थीटा ये होता है एंगल बिटवीन दी वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अब आपको पता है कि इस केस में थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QVB, इक्वेशन 1। अब आपको पता है कि जब कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो उसको जो है सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स, उसी के कारण तो रिवॉल्व हो रहा है ना। तो आप यहां पर लिखोगे हेयर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल बाय द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इट्स सेंट्रीपिटल फोर्स, देयरफॉर F इज इक्वल टू FC, फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बच्चों F तो आपका क्या है, QVB, और सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। यहां पर m क्या है बच्चों आपका, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जो भी ट्रेवल कर रहे हैं। तो यहां से अगर हम किसी भी मोमेंट पे कि भाई रेडियस क्या होगा तो उसका फॉर्मूला निकाल सकते हो उस गिवन कंडीशन से। तो r इज इक्वल टू, एक v से v कट जाएगा बच्चों, तो r इज इक्वल टू आ गया mv बाय में dq, इक्वेशन 1। ठीक है, अब वेलोसिटी का अगर आपको जरूरत पड़े तो यहां से आप वेलोसिटी का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, dqr बाय m, इक्वेशन 2। ये सारी आपको अलग अलग चीजें कैलकुलेट करके दिखानी होती है साइक्लोट्रॉन के एंड में। अब वेलोसिटी निकल गई। अब अगर आपको निकालना हो कि मैक्सिमम वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल हिट करेगा टारगेट को, ठीक है, द मैक्सिमम वेलोसिटी with which charge particle will hit the target,
ठीक है बच्चों। तो आपको पता है जो डी का जो रेडियस है उसको मान के चल रहे कैपिटल आर, तो यहां पर आप क्या करोगे, स्मॉल आर को रिप्लेस कर दोगे कैपिटल आर से, जो डी का रेडियस है। तो फॉर्मूले में रख दो, तो वी मैक्स क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी क्यू कैपिटल आर बाय में एम। इक्वेशन 3। अब बच्चों हमें निकालना है टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड क्या होगा, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। बट टाइम पीरियड तो पूरे चक्कर का होता है। अब पूरे एक चक्कर का जो हम टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते एक साथ, क्योंकि पूरा एक सर्कुलर पाथ लेने के लिए मुझे रेडियस चाहिए, बट हर सेमी सर्कुलर पाथ के बाद क्या हो रहा है, इसका रेडियस चेंज हो जा रहा है। बट आपको मैंने जैसे शुरू में बताया टाइम पीरियड जो इंडिपेंडेंट होता है रेडियस और वेलोसिटी से, तो हम सेमी सर्कुलर पाथ का जो टाइम निकाल लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा। क्योंकि जितना टाइम चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां तक में लगेगा, सेम टाइम इस सेमी सर्कल को, यानी हर सेमी सर्कल पाथ को ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा चार्ज पार्टिकल को वो सेम लगेगा। तो सबसे पहले सेमी सर्कल के लिए निकालते हैं टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू ट्रेवल सेमी सर्कुलर पाथ। ठीक है बच्चों, तो सेमी सर्कुलर पाथ के लिए देखो, सेमी सर्कल का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बच्चों, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, पाई आर, यही होगा ना, सर्कल का पूरा था 2 पाई आर पाथ लेंथ, और डिवाइड में वेलोसिटी। अब रैंडम टाइम पे हम निकाल रही है, तो रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास इक्वेशन 1 से है, पुट कर दो, पाई बाय बी। रेडियस की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों, रेडियस की जगह पर आ जाएगा आपका एम वी बाय में बी क्यू। वी से वी कट गया तो क्या आ गया, टी इज इक्वल टू पाई एम बाय में बी क्यू। इक्वेशन 4। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड। तो टोटल टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड, इसे आप टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन भी कह सकते हो, टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल की भाई कितने टाइम में ये जो है कितने एक चक्कर को कंप्लीट कर रहा है। तो इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। टी इक्वल टू हो जाएगा 2t, दैट इज 2 पाई एम बाय में बी क्यू। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 5। अब मान लो फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोट्रॉन निकालना, तो क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकाला हुआ है, उसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा, बी क्यू बाय में 2 पाई एम। इक्वेशन 6। ठीक है बच्चों, अब हम एनर्जी भी निकाल लेते हैं, जब चार्ज पार्टिकल टकराएगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। नेक्स्ट, एनर्जी with which charge particle will hit the target, यानी टारगेट से जब टकराएगा कितनी एनर्जी से टकराएगा। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², और आपको अगर मैक्सिमम निकालना है तो वेलोसिटी कौन सी आ जाएगी, मैक्सिमम वाली, सिंपल है। तो ये आ जाएगा 1/2 m v मैक्स। v मैक्स की वैल्यू देखो क्या है बच्चों, b q r बाई m, उसका स्क्वायर करेंगे तो सबका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका b², q², r²
बाय में एम स्क्वायर, एक एम से एक एम कट जाएगा तो आपके पास आ गया हाफ बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम। ये वो एनर्जी है जिससे जो है चार्ज पार्टिकल जितनी एनर्जी के साथ आपका टकराएगा टारगेट से। तो बच्चों आई होप यहां तक आपको साइक्लोट्रॉन समझ में आ गया। एक काम करो, इसको आप फटाफट अभी नोट कर लो, उसके बाद हम इसकी लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको अभी साइक्लोट्रॉन कंप्लीट कराया कि क्या उसकी कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग और उसके रिगार्डिंग जो भी कैलकुलेशन थी। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन की। तो पहले मैं आपको लिमिटेशन की मेन पॉइंट बता देता हूँ, फिर उनके पीछे कुछ लॉजिक्स बताऊंगा। तो लिमिटेशन में देखो 2-3 पॉइंट है। पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट द न्यूट्रल पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन। ठीक। सेकंड पॉइंट आप लिख लो, फिर मैं इन सबको एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो, साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट लिखोगे बच्चों, साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट वेरी हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में बहुत हैवी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। ठीक है। सिर्फ ये किन किन को एक्सेलरेट कर सकता है, जैसे कि हो गया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एटसेट्रा। ओके। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं पहला पॉइंट, न्यूट्रल पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल न्यूट्रल होगा, उस पर चार्ज ही नहीं होगा, तो डी की जो पोलैरिटी है उसको अट्रैक्ट ही नहीं करेगी, और जब वो मूव ही नहीं करेगा तो कोई एक्सेलरेशन का मतलब ही नहीं बनता है। बाकी दो को समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन और हैवी चार्ज पार्टिकल के लिए आपको पता होना चाहिए कि जनरली जब इनमें जो है स्पीड जो गेन की जाती है तो लगभग स्पीड आपके लाइट के कंपेरेबल आ जाती है, 10⁷ मीटर पर सेकंड की रेंज में आ जाती है। ठीक है। और आपको पता है लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उस केस में जो है आपने ये मास का रिलेशन पढ़ा होगा, m = m0√1 - v²/c²। ये क्या होता है कि जब आपका पार्टिकल जो है लाइट के कंपेरेबल स्पीड से मूव करने लग जाता है तो उसका मास भी चेंज होने लगता है। जिनमें से m0 क्या है बच्चों, आपका m0 इज नोन एज द रेस्ट मास। रेस्ट मास क्या होता है कि जब वो पार्टिकल या गिवन एंटिटी जो है आपका रेस्ट में होगा तो उस समय उसका मास कितना होगा, दैट इज m0 रेस्ट मास। m क्या है, मास ऑफ द गिवन पार्टिकल एट स्पीड v। जब वो v स्पीड से मूव कर रहा है तो उस समय उसका मास कितना होगा, दैट इज m। अब आपको मैं बता देता हूं कि हमने अभी सेमी सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करने का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला तो क्या था, πm/bq। ठीक। m का फॉर्मूला यहां पर हम रख सकते हैं, π/bq। m की जगह पे क्या आ जाएगा, m0/1 - v²/c²। ठीक है बच्चों। तो ये आपका फाइनली ये फॉर्मूला बन गया, t = π/bq। और ये आपका जो है कुल मिलाकर ये यहां से, चलो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, वही बात बनेगी, अलग अलग रूट 2 बार जाएगा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के केस में बात करें तो इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है कि वो जो बहुत ही कम एनर्जी में ही, जैसे कि शुरू में थोड़ी सी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्रोवाइड करी, उसकी स्पीड बहुत हाई हो जाती है। स्पीड हाई होने के कारण ये टर्म जो है लार्ज हो जाएगा। ये टर्म लार्ज होगा तो ओवरऑल चीजें जो है क्या है कि उसका जो मास है, तो ये टर्म लार्ज होने के कारण जो बच्चों ये देखो अब उसकी स्पीड जो है क्या है कि यहां पर जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जिसके कारण अगर आप इसको सॉल्व करोगे, जब v आपका बहुत हाई हो जाएगा उस केस में आपका जो t है वो बहुत कम हो जाएगा।
टी बहुत कम होने का मतलब, जैसे वी आपका देखो, मैंने आपको बताया कि पहले की इलेक्ट्रॉन बहुत ही लाइट पार्टिकल होता है, उसको थोड़ी सी एनर्जी दे ही जो है उसकी स्पीड बहुत हाई हो जाती है। तो जैसे उसकी स्पीड हाई हो जाती है तो क्या होता है, वो आउट ऑफ फेज चला जाता है, क्योंकि स्पीड हाई होने के कारण उसका जो टाइम है, जो गैप में आने का टाइम है, बहुत ही कम हो जाता है। इतना कम हो जाता है कि ऑसिलेटर के, मान लो कि शुरू में नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, इधर अट्रैक्ट करा, तो जितनी देर में ऑसिलेटर अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा उससे भी बहुत पहले वो गैप में आ जाएगा। और जैसे गैप में आ जाएगा तो भाई पोलैरिटी चेंज हुई और उधर वो चला गया तो आउट ऑफ फेज हो जाएगा, यानी इसकी पोलैरिटी के साथ मैच नहीं हो पाएगा, तो जिसके कारण से फर्दर उसका एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। दूसरी केस में हम बात करेंगे पॉजिटिव। मेन तो इलेक्ट्रॉन का तो डायरेक्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हो, पॉजिटिव और हैवी पार्टिकल। तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं तो क्या होता है कि जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है उसका मास बढ़ने लगता है। उसका मास क्या होता है, बढ़ने लगता है। अगर आप यहां देखोगे स्पीड बढ़ेगी तो मास इंक्रीज होने लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन का तो क्या है कि उसके लिए इसको जरूरत नहीं, मेन तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए। इलेक्ट्रॉन का तो क्या हो गया कि भाई थोड़ी सी एनर्जी दी, उसका जो है स्पीड बहुत हाई हो जाती है, जिससे आउट ऑफ फेज हो जाता है, और आउट ऑफ फेज होने के कारण वो फर्दर एक्सेलरेट नहीं हो पाता। अब बात करते हैं पॉजिटिव आयंस। तो पॉजिटिव आयंस का जो मास जो कंपेरेबल होता है, बट जैसे उसकी स्पीड हाई होती है तो क्या होता है कि ओवरऑल जो ये मास इंक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि नीचे वाली टर्म जो है ये बढ़ेगी तो ये लार्ज होगा तो ये छोटा होगा, जिससे मास आपका इंक्रीज हो जाएगा। मास इंक्रीज होगा तो ये टाइम क्या है, ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। तो क्या है कि उसका टाइम इतना ज्यादा हो जाएगा कि ऑसिलेटर की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, उसके बाद भी ये गैप में नहीं पहुंच पाएगा। तो जब ये गैप में प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा फर्दर एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो है साइक्लोट्रॉन जो है सिर्फ कुछ गिने चुने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट कर पाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कौन कौन से, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। हैवी पार्टिकल को क्यों एक्सेलरेट नहीं कर पाता, क्योंकि उसका जो है मास इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि उसका जो सेमी सर्कुलर पार्ट ट्रेवल करने का टाइम जो हाई हो जाता है, और जिसके कारण से पोलैरिटी चेंज होने तक वो गैप में नहीं पहुंच पाता है। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एक्सेलरेट हो सकता, क्योंकि उसकी स्पीड जो है बहुत लार्ज हो जाती है, बहुत स्मॉल एनर्जी में ही, और तुरंत आउट ऑफ फेज हो जाता है। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस, तो इसके एप्लीकेशंस कई सारे बच्चों, मेनली तो इसका क्या है कि एक एप्लीकेशन आप लिख सकते हो कि साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल टू कैरी आउट द न्यूक्लियर रिएक्शन। Second, it is used to produce the beam of accelerated charge particle to carry out the various experiment in physics. Third, cyclotron is used in hospital to produce the various type of radioactive substance. Next, it is cyclotron also used in a hospital in particle therapy to treat the cancer. Or with the help of the cyclotron we can implant the charge particles or particles, accelerated particles in a given solid substance to modify its property। जैसे कि कोई सब्सटेंस है, उसके अंदर कोई नया पार्टिकल हमें इम्प्लांट करना है ताकि जो है उसकी प्रॉपर्टी मॉडिफाई हो जाए, तो उसको इम्प्लांट करने के लिए एक्सेलरेटेड बीम की हेल्प से जो उन पार्टिकल को सॉलिड पार्टिकल में इम्प्लांट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पूरा ओवरऑल साइक्लोट्रॉन। आई होप समझ में आ गया होगा। इनमें से कुछ नोट करना है कर लो बच्चों। हाँ तो बच्चों, जैसा कि आपको बताया अभी हमने साइक्लोट्रॉन कंप्लीट करा, तो मैं उस पर एक छोटा से क्वेश्चंस करा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ताकि आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सको। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, अ साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज, यानी साइक्लोट्रॉन जो है उसका जो ऑसिलेटर उसकी फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज है। व्हाट वुड बी ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन्स, यानी अगर प्रोटॉन को उसे एक्सेलरेट करना पड़े तो हमें कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। साथ में आपसे बोला गया है इफ द रेडियस ऑफ द डीज, जैसा कभी आपको बताया था मैंने,
तो उसमें जो डी है अगर उसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन बीम, यानी प्रोटॉन जो है किस प्रोटॉन की जो बीम है वो किस काइनेटिक एनर्जी के साथ प्रोड्यूस होगी बाय द एक्सीलरेटर। आपको गिवन है ई, यानी चार्ज ऑन प्रोटॉन ई होता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है। साथ में इन्होंने बोला है कि जो आपका जो आंसर आएगा एनर्जी का उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में भी लिखो, और आपको ये गिवन है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के इक्वल होता है, क्योंकि आपको पता है एनर्जी कैसा यूनिट क्या है बच्चों, जूल। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम गिवन को लिखेंगे। ठीक है, तो गिवन क्या क्या आपके पास, फ्रीक्वेंसी है 10 मेगा हर्ट्ज, बट ऐसा यूनिट तो हर्ट्ज होती है ना बच्चों, तो मेगा के लिए होता है 10 की पावर 6, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 10 की पावर 7 हर्ट्ज। और क्या दे रखा है हमें, रेडियस ऑफ द डी, कैपिटल आर माना था ना हमने 60 सेंटीमीटर, और आप सिंपली कह सकते हो मीटर में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते 0.6 मीटर। इसके अलावा आपको क्या दे रखा है, चार्ज 1.6 10 की पावर -19 कूलम, मास ऑफ प्रोटॉन कितना बच्चों 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, और आपको गिवन है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर -13 जूल। तो सबसे पहले मैंने निकाला मैग्नेटिक फील्ड, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, याद होगा आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था आपका, बोलो, BQ बाय में 2πm, यही था ना फॉर्मूला। तो इस केस में आपका जो है चार्ज कितना है वो E के इक्वल है, ठीक, 2πm मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से B का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चे न्यू 2πmp बाय में E, वैल्यू रख दो, न्यू कितना है 10 की पावर 7, और 2 पाई की वैल्यू 3.14, एमपी हो गया 1.67 10 की पावर -27, डिवाइड बाय में ई कितना हो गया बच्चों आपका 1.6 10 की पावर -19। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम 20। तो बच्चों इसका जो आंसर है, जहां तक आपको सॉल्व कर लोगे कैलकुलेशन, तो इसका आंसर जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा अप्रोक्स 0.66 टेस्ला के इक्वल आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या चाहिए हमें, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है, क्या था आपका, यही था ना, काइनेटिक एनर्जी क्या था आपका, B² Q² R² बाय 2m। ठीक, ये नोट हो गया होगा, एक काम करो ये फ्रीक्वेंसी वाला नोट कर लो आंसर, फिर मैं उसको काइनेटिक एनर्जी सॉल्व कर लूंगा। नोट हो गया बच्चों, ठीक है। तो अब ध्यान दोगे, ये मैं यहां से रब कर रहा हूं, B की वैल्यू यहाँ रखना जरूरत पड़ेगी में, B की वैल्यू कितनी 0.66 टेस्ला, ठीक है। तो यहां हम लिख लेते हैं B इक्वल टू कितना आया था बच्चों 0.66 टेस्ला, ओके। तो अब इसमें देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला B² की जगह हम क्या लिख सकते हैं 0.66 0.6 1.6 10 की पावर -19 स्क्वायर, R की जगह पर आप क्या रख सकते हो 0.6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 1.67 इंटू में 10 की पावर -27, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा 1.2 10 की पावर -12 जूल। अब मैं आपको बता दूं, वैसे तो उन्होंने सिर्फ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, अगर आपको एनर्जी जूल में दे रखी है, एक होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी यूनिट होती है, तो क्या है कि जो अगर आप वैल्यू को डिवाइड कर देते हो किससे 1.6 10 की पावर -19 से,
तो ये आंसर आ जाएगा आपका फर्दर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, इसमें पूछा नहीं बट मैंने बता दिया कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी पूछा जाए तो क्या करना है, जो भी आंसर जूल में आया उसको 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो। बट हमें तो सीधा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा गया है तो हम उसके हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 1.6 10⁻13। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करोगे लगभग 7.4 के आसपास आंसर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों साइक्लोट्रॉन मैंने आपको बताया, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आपको कैसा लगा मेरा एफर्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे physicsworld.chandan चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत की है बनाने में इसको। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक कौन से टॉपिक पर आप जो है नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। और बाकी कुछ एक वीडियोज और भी बना रखे उनको भी देखिए और उनपे अपने कमेंट और फीडबैक दीजिए। और आपका जो फीडबैक जो है जैसा भी रहेगा हमेशा वेलकम करूंगा मैं उसका, और इसको और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। बस दोस्तों अपना जो है प्यार बनाए रखिए, क्योंकि अगर आपके लाइक्स और कमेंट मिलेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आपको जिस भी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा उन टॉपिक पर मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर दूं। अगर कोई आपका स्पेसिफिक क्वेश्चंस वगैरह है या न्यूमेरिकल्स है तो भी आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कीजिए, मैं उनके भी सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो जाते से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए। जो भी आपके जानने पहचानने वाले जो भी 12th क्लास में है और या फिर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फटाफट जो है बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उसमें ऑल नोटिफिकेशन के लिए एक्टिव रखिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे तो क्या है कि आपको सारे नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए। तो अपने फीडबैक दीजिए, आपके वैल्यूएबल फीडबैक की मुझे नीड है। ओके ठीक है जी, तो सब्सक्राइब physicsworld.chandan। बाय बाय बच्चों।